शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक नंबर 4 हमारा हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की हिस्ट्री हमारे पास क्या है, कुछ साइंटिस्ट हैं बायोलॉजी की हिस्ट्री। सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो हैं एरिस्टोटल। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो है फेरेटस। और थर्ड है हमारे पास कार्लस लीनियस। ये 3 साइंटिस्ट बेसिकली बायोलॉजी में शुरू में इन्होंने डिस्कवरी की है। एरिस्टोटल साहब कौन थे? एरिस्टोटल साहब बायोलॉजी में इन्होंने डिस्कवरी की है। एरिस्टोटल साहब ने इनकी किताब का नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया इन्होंने किताब लिखी है और एनिमल्स के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया है। दूसरा फेरेटस डिस्कवर्ड सेक्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्स को इन्होंने डिस्कवर किया है और तकरीबन 500 प्लस स्पीशीज़ प्लांट के बारे में इन्होंने बताई है। थर्ड है कार्लस लीनियस डिस्कवर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लासिफिकेशन डिस्कवर किए इन्होंने कि एनिमल्स को किस में रखना है, प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं, अलग अलग स्पीशीज़ प्लांट्स की और उनके नाम। टैक्सोनॉमी हमने जो पीछे ब्रांच में पढ़ा उसको डिस्कवर करने वाले साहब का नाम कार्लस लीनियस है। देन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट हमारे पास है। मुस्लिम बायोलॉजिस्ट पेज नंबर 11 पे देखें, मैं आपको अकॉर्डिंग टू बुक बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास पहले साइंटिस्ट का नाम जाबिर बिन हयान है। जाबिर बिन हयान साहब ने इन्होंने 2 किताब लिखी है, नंबर 1 अल हैवान और नंबर 2 अल नबातात। अल हैवान, हैवान का मतलब एनिमल्स, और इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर एनिमल्स के बारे में बताया है। और अल नबातात, नबातात का मतलब प्लांट्स, और अल नबातात में इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया है। दूसरे साइंटिस्ट थे अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई साहब ने 5 किताबें लिखी हैं। सबसे पहली किताब का नाम इनके है अल खैल। अल खैल इन्होंने लिखा है हॉर्सेस के बारे में। नंबर 2 है अल इबिल, इन्होंने लिखा है इस कैमल के बारे में। देन अस-सहा, शिप के बारे में। अल वहूश, वाइल्ड एनिमल्स, एंड खलकुल इंसान, ह्यूमन बीइंग के बारे में। थर्ड साइंटिस्ट अली बिन रब्बान तुबरी साहब। अली बिन रब्बान तुबरी साहब ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है फिरदौसुल हिकमा। फिरदौसुल हिकमा में इन्होंने बताया है, कुछ एनिमल्स के बारे में बताया है, कुछ फ़िलासफ़ी बताई है इन्होंने। थर्ड बताया इन्होंने बेसिकली साइकोलॉजी, नफ्सियात को बताया इन्होंने। एंड फोर्थ साइंटिस्ट हमारे पास जो हैं वो अबू उस्मान उमर अल जाहिज़। ये आपके पास बुक में तमाम कॉन्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है, मैं आपको सिर्फ एक बार वर्ड टू वर्ड बता दे रहा हूँ। अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ साहब ने जो किताब लिखी अल हैवान लिखी है, बेसिकली 350 एनिमल्स की स्पीशीज़ बताई इन्होंने। फिफ्थ है हमारे पास अल फराबी साहब, और दूसरे इनके साथ एक और कंट्रीब्यूशन में आते हैं अबुल कासिम अल ज़हरवी। ये दोनों साइंटिस्ट बेसिकली इन्होंने सबसे पहले जो थे अल फराबी साहब को हम हकीम के नाम से जानते हैं और 1870 से लेकर 1970 तक एक बहुत बड़े हकीम थे एंड सर्जन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। सबसे पहले अल फराबी की कंट्रीब्यूशन क्या आती, 2 वेल नोन बुक के ऑथर थे, 2 किताब के ऑथर थे। नंबर 1 किताब नबातात और किताब हैवानात। जबकि ज़हरवी साहब जो थे अबुल कासिम ज़हरवी साहब, इन्होंने पहली बार यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन को रिमूव करने की सर्जरी की थी। अल ज़हरवी साहब सर्जन थे ये।
इब्नुल हैशम नेक्स्ट है हमारे पास, 1965 से लेकर 1019 तक रहे हैं। रोड किताब का नाम इनकी किताबुल मनाजिर एंड मिज़ानुल हिकमा, 2 किताब लिखी है इन्होंने। और विजन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने ग्रीक से लेकर मुस्लिम पीरियड पर मज़ीद मॉडिफाई किया है। मतलब देखने का जो हमारी आँख जो देखती है, इस कॉन्सेप्ट को ग्रीक से कॉपी करके इन्होंने मज़ीद उसके अंदर एडिटिंग की है, इन्वेंशन की है, मॉडिफिकेशन की है और उसको मुस्लिम पीरियड के अंदर अपनी किताब में लिखा, किताब मनाजिर और मनाजिर हिकमा में। अबू अली सीना एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, 1980s के दौर में ये थे। दैन किताब का नाम इनके अल कानून और दूसरी किताब का नाम फिल तिब अल शिफा, और बहुत माने हुए साइंटिस्ट हैं। एनिमल्स के बारे में भी इन्होंने लिखा है, प्लांट्स के बारे में भी इन्होंने लिखा है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी लिखा है इन्होंने। एंड कंसीडर द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, बेसिकली आपके एमसीक्यूज़ वगैरह में भी आता है कि अबू अली सीना साहब हु इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, तो आप वहाँ पर अबू अली सीना का नाम लिखेंगे जो बेसिकली मेडिसिन के बानी कहलाते हैं। एंड अपने दौर में बेसिकली इनको मशरिक से लेकर मगरिब तक, इनको ईस्ट टू वेस्ट, ही वॉज वेल नोन साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में माने जाने वाले साइंटिस्ट थे अबू अली सीना एंड फाउंडर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट इज ज़ियाउद्दीन इब्न बैतर, 13th सेंचुरी के बहुत बड़े साइंटिस्ट, और बेसिकली इन्होंने प्लांट्स की स्टडीज़ किए डिफरेंट दूसरे मुल्कों में घूमकर, क्योंकि देखें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एनिमल्स और प्लांट का नेचर भी चेंज होता है, तो इसी लिहाज से इन्होंने बताया कि डिफरेंट स्पीशीज़ के जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्पेशली बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ ट्रैवल किया और उन्होंने स्टडी करके अपनी किताब में लिखा कि इस कंट्री के अंदर इस तरह के प्लांट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, अकासिया है, अकासिया हमारे पास एक जंगल है जहाँ पर डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं, हाइट के हिसाब से भी अलग अलग जगह पर प्लांट्स होते हैं। अगर आप पहाड़ी इलाकों में देखेंगे तो अलग प्लांट है, रेगिस्तानी इलाकों में अलग प्लांट है। इसी तरह जब आप कंट्री को चेंज करते हैं तो कंट्री का एनवायरनमेंट चेंज होता है और प्लांट और एनिमल का रहन सहन भी चेंज होता है, उसको स्टडी किया इन्होंने। इब्नुल नफीस साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया है। ब्लड सर्कुलेशन की हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में ब्लड किस तरह सर्कुलेट करता है और ब्लड का फंक्शन है कि पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, वेस्ट मटेरियल को वापस लेकर आना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना। दीज ऑल डिस्कस्ड इब्नुल नफीस साहब ने किया। कमालुद्दीन दामरी साहब जो थे 14th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, किताब का नाम इनके था किताब हैवान, हयातुल हैवान, और बेसिकली 1000 काइंड्स ऑफ एनिमल्स को डिस्कवर किया इन्होंने। 1000 से ज़ायद एनिमल्स के बारे में इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास अली बिन ईसा साहब जो थे, ये दुनिया के वाहिद साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिर्फ आँख की 130 डिजीज़ बताई है और उसका इलाज बताया। ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अली बिन ईसा साहब, इन्होंने आँख के फंक्शन को, स्ट्रक्चर को, इन सारी चीज़ों को बताया और आँखों की 130 बीमारी को बताया और उसके इलाज। आखिर में हम बात करते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट में अबुल कासिम माजरीती, जिनको बेसिकली यूरोप में एनिमल स्पीशीज़ की बुक लिखने पर बहुत नाम था इनका, वेल नोन साइंटिस्ट थे ये हमारे पास एनिमल तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट थे। देन हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक आप पेज नंबर 13 पे अदर बायोलॉजिस्ट भी पढ़ लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ करते हैं हम और टॉपिक नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस। लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि बायोजेनेसिस होता क्या है और ए बायोजेनेसिस होता क्या है और इसके ऊपर कौन कौन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके फाइनली क्या साबित किया। तो सबसे पहले आपको देखना है पेज नंबर 17 बुक नंबर में आप देखेंगे, आपको टॉपिक मिल जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस का। और बायोजेनेसिस का बेसिक मतलब क्या होता है और ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। बायोजेनेसिस का मतलब होता है लाइफ फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब किसी जानदार से जानदार का पैदा होना। अगर कोई जानदार
चीज़, जानदार चीज़ को पैदा कर रही है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज बायोजेनेसिस। बट ए का मतलब यहाँ पर नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। ए का मतलब, ए बायोजेनेसिस मतलब बायोजेनेसिस का उल्टा। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग, कि अगर कोई बेजान चीज़ से लिविंग पैदा हो रहा है, कोई जानदार चीज़ पैदा हो रही है, तो वो है ए बायोजेनेसिस। अब दुनिया में डिफरेंट साइंटिस्ट आए, इन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि भाई नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग को पैदा कर सकती है, कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई नॉन लिविंग लिविंग को पैदा नहीं कर सकती है, लिविंग ही लिविंग को पैदा करेगा। तो उसके ऊपर कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको एक साइंटिस्ट का नाम बता दूं, नाम है इनका रेडी, ठीक है। रेडी साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में 3 एक्सपेरिमेंट किया। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट रेडी से आपका, रेडी साहब ने क्या किया, स्नैक को लिया, डेड स्नैक को। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 रेडी की बात कर रहा हूँ। डेड स्नैक को इन्होंने लिया और उसको एक जार के अंदर रख दिया। एक जार के अंदर इन्होंने डेड स्नैक को रख दिया, कट पीसेस स्नैक के, ठीक है। जब इन्होंने डेड स्नैक को इस जार के अंदर रखा, गोश्त है, मीट है, इसके आसपास मक्खियाँ आनी शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, इसके आसपास मक्खियाँ आनी शुरू हो गई, फ्लाइज आई। और यही फ्लाइज जब रेडी साहब ने एक्सपेरिमेंट किया तो मक्खियाँ इसके इर्द गिर्द आई। 3 दिन के बाद इस स्नैक के ऊपर हमें कुछ मैगट्स मिलना शुरू हो गए। उस वक्त पता नहीं था कि ये मैगट्स क्या हैं। इस स्नैक के ऊपर मैगट्स मिलना शुरू हो गए। मैगट्स किस चीज़ को हम बोलते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि मक्खियों के अंडे, ठीक है। मैगट्स मिलना शुरू हो गए। मज़ीद हमने इसको रख दिया 18 दिन। 18 दिन बाद ये मैगट्स प्यूपाई में कन्वर्ट हो गए। मतलब मक्खियों के जो छोटे होते हैं हमारे पास, अंडे से भी बाहर निकलने वाले, प्यूपाई में कन्वर्ट हुए। एंड फाइनली जब इस प्यूपाई को रेडी साहब ने अलग कंटेनर में रखा तो 18 दिन बाद ये सब की सब फ्लाइज बन गई, मक्खियाँ बन गई। 3 दिन बाद मैगट्स बने। मैगट्स के 8 दिन बाद ये सब प्यूपाए बन गए, मतलब देखने में मक्खियाँ लगना शुरू हो गई। मज़ीद इनको हमने अलग जार में रखा। 18 दिन बाद क्या हो गया, इस जार में से मक्खियाँ निकलना शुरू हो गई। रेडी के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का कॉन्क्लूजन ए बायोजेनेसिस निकला था। इसने ये कहा कि मैंने डेड स्नैक लिया, नॉन लिविंग है, सांप जिंदा नहीं है, सांप मर चुका है, और उसने इस मक्खियों को पैदा कर दिया। अब रेडी ने जब साइंटिस्ट के सामने अपनी बात रखी, बात मनवाने की कोशिश की, तो उस वक्त हमने 2 सवाल उठे। साइंटिस्ट ने रेडी से 2 सवाल किया कि आपने स्नैक क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया, और दूसरा मक्खियाँ ही क्यों पैदा हुई, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों पैदा नहीं हुए। क्योंकि साइंटिस्ट ने पहला सवाल किया कि आपने स्नैक क्यों लिया, दूसरा इसके इर्द गिर्द मक्खियाँ आई थीं और यहाँ पर मक्खियाँ ही पैदा हुई हैं। इसका मतलब ये है कि इस स्नैक से मक्खियाँ पैदा नहीं हुई, इन मक्खियों से मक्खियाँ पैदा हुई हैं। नाउ गाइस, जब हमने अपना एक्सपेरिमेंट, रेडी ने अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कंप्लीट किया और इसने बताया कि डेड स्नैक मैंने लिया और उससे मक्खियाँ पैदा हो गई, इसका मतलब ये कि ए बायोजेनेसिस है, नॉन लिविंग से लाइफ पैदा हो गई, ज़िंदा लोग पैदा हो गए, लिविंग थिंग्स पैदा हो गए। बट जब इसने साइंटिस्ट के सामने अपनी बात रखी तो साइंटिस्ट ने इससे 2 सवाल किया, जिसका जवाब रेडी को अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देना पड़ा। सबसे पहला सवाल, वाई डिड यू टेक स्नैक, आपने स्नैक क्यों लिया, मतलब आपने कुछ और क्यों नहीं लिया, मुमकिन है कि स्नैक में कोई ऐसे मामला हो। दूसरा सवाल, वाई डिड ओनली फ्लाइज अपीयर, कि अगर लिविंग ही पैदा होने तो कोई से भी पैदा हो, सिर्फ मक्खियाँ ही क्यों पैदा हुई। तो क्योंकि यहाँ पर मक्खियाँ आई थी, तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब मक्खियाँ इस गोश्त के इर्द गिर्द आई हैं तो मुमकिन है कि ये वाली मक्खियाँ आकर इस स्नैक पर बैठी हैं और इनकी वजह से यहाँ पर फ्लाइज पैदा हुई हैं। रेडी ने अपने इस चीज़ का जवाब देने के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रेडी का जो था हमारे पास, रेडी ने अब क्या किया, इसको 2 सवालों का जवाब देना है। रेडी ने 8 बीकर लिए, रेडी ने 8 जार लिए।
8 जार में से रेडी ने क्या किया, 4 को बंद रखा, 4 को ओपन रखा। 2 में इसने यहाँ पर फिश रखा और यहाँ पर फिश। बात को समझें, रेडी ने क्या किया है। अब रेडी को 2 सवालों का जवाब देना था कि आपने सिर्फ स्नैक क्यों लिया और दूसरा मक्खियाँ क्यों पैदा हुई, कोई और चीज़ें पैदा क्यों नहीं हुई। तो सेम रिजल्ट रेडी ने अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इन दोनों सवाल जगह जवाब देने के लिए क्या किया, 4 बीकर को खोल कर रखा, 4 जार को और 4 को बंद कर दिया। जबकि इन 4 में 2 में फ़िश को रखा, 2 में स्नैक को, और इन 4 में 2 में फ़िश को रखा, 2 में स्नैक को। हुआ क्या, देखें, कुछ वही रिज़ल्ट हमारे पास जो आना था। 3 दिन बाद मैगेट्स, देन 8 दिन बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट हुए, 18 दिन बाद फ्लाइज। इन 4 में फ्लाइज अपेयर हुई, इन 4 में किसी किस्म के मैगेट्स अपेयर नहीं हुए। रेडी का एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो गया। दोबारा से बात बायोजेनेसिस पर आ गई, क्योंकि यही वो मक्खियाँ थीं जो इसके इर्द गिर्द आ रही थीं, जिनकी वजह से इस स्नैक पर और फिश पर मक्खियाँ पैदा हुई। बट जिनको इसने सील्ड रखा, बंद रखा, वहाँ पर किसी किस्म की मक्खियाँ पैदा नहीं हुई। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रेडी का बताता है बायोजेनेसिस, कि बायोजेनेसिस है, लिविंग ही लिविंग पैदा कर सकते हैं, नॉन लिविंग लिविंग पैदा नहीं कर सकते। बट रेडी यहाँ नहीं रुका। रेडी ने अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया। अपनी इस बात को साइंटिस्ट के सामने उसने ये रख के इजाज़त ली कि इस जगह पर कोई लिविंग इसलिए पैदा नहीं हुए हैं क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिला। अब ऑक्सीजन नहीं मिला तो यहाँ पर किसी भी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होंगे। देन फाइनली क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जब रेडी ने किया तो उसमें क्या किया, रेडी साहब ने एक जार लिया, इस जार के ऊपर इसने नेट लगा दिया। नेट लगाने से क्या हुआ, इसके अंदर इसने कुछ गोश्त के टुकड़े रखे, फिश रखा, मीट रखा। ये रेडी का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। अब इस पे क्या हुआ, सबसे पहले देखें, फ़िश मीट स्नैक, ताकि साइंटिस्ट को ये भी प्रॉब्लम ना हो कि भाई आपने स्नैक क्यों लिया, फ़िश क्यों लिया, सब कुछ रख दिया। दूसरा, यहाँ पर नेट लगा दिया ताकि एयर तो आ सके बट मक्खियाँ ना आएँ। ये काम रेडी ने किया। हुआ क्या, बेसिकली हमारे पास 8 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, किसी किस्म के मैगेट्स अपेयर नहीं हुए। रेडी फाइनली बायोजेनेसिस को फॉलो करा। रेडी के 3rd एक्सपेरिमेंट में हमारे पास रिजल्ट मिला बायोजेनेसिस का, कि लिविंग ही लिविंग को पैदा कर सकते हैं, नॉन लिविंग लिविंग को पैदा नहीं कर सकते हैं। मगर ये रिज़ल्ट ज़्यादा दिन नहीं रहा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था निधम साहब आए। निधम साहब 1748 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। निधम साहब ने, इन्होंने गोश्त को बॉयल किया। गोश्त को बॉयल करने के बाद इसको इन्होंने बंद कर दिया। निधम साहब ने बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, गोश्त को बॉयल किया और ऊपर से बिल्कुल सील्ड कर दिया। सील्ड, जिस वक्त गोश्त को वो बॉयल कर रहे थे उस वक्त सील्ड नहीं, उसके बाद उन्होंने सील्ड कर दिया ताकि ना तो इसके अंदर एयर आए, ना मक्खियाँ इसके करीब आएँ। बट कुछ दिन बाद क्या एक्सपेरिमेंट मिला, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर होना शुरू हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस वक्त आए, जिस वक्त वो गोश्त बॉयल हो रहा था। उस वक्त तो उसमें एयर आ रही है ना। जब उसके अंदर एयर आ रही है तो उस एयर से बकौल, आगे हम देखेंगे उस चीज़ को। निधम साहब ने कहा कि भाई मैंने तो गोश्त को बॉयल किया, उसके बाद इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखिए कुछ दिन बाद मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा कर दिया डेड थिंग से। तो निधम साहब ने बायोजेनेसिस को सही साबित कर दिया कि नॉन लिविंग लिविंग पैदा कर सकते हैं। बट निधम साहब का एक्सपेरिमेंट 100 साल से ज़ायद कामयाब रहा। निधम साहब का एक्सपेरिमेंट 100 साल से ज़ायद कामयाब रहने के बाद एक बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम है लुईस पास्चर, दिस इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये वो साहब थे जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और इन्होंने 1878 में एक एक्सपेरिमेंट किया।
सॉरी 64, पेज नंबर 19 की बात कर रहे हैं हम। लुईस पास्चर साहब 1864 में एक एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्होंने क्या कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस गोश्त ने पैदा नहीं किया, बाहर से आए हैं। लोगों ने कहा कैसे, साबित करिए। लुईस पास्चर साहब ने कोनिकल फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने रखा गोश्त और इसको बॉईल किया, मगर सिर्फ फ्लास्क नहीं रखा इन्होंने इसके साथ एक एस शेप नेक रखा ताकि एयर तो आए, ताकि ये नहीं जवाब पैदा हो कि एयर नहीं आ रही है इसके अंदर। लुईस पास्चर साहब ने कोनिकल फ्लास्क लिया, ये लुईस पास्चर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, इसके अंदर इन्होंने मीट रख के बॉईल किया, बिल्कुल वही काम किया जो निधम ने किया था, बट निधम ने इसको ऊपर से बंद कर दिया, कॉर्क लगा दिया। लुईस पास्चर साहब ने इसको बंद नहीं किया, लुईस पास्चर साहब ने इसको ओपन रखा। हुआ क्या, जब कुछ दिन बाद उसके अंदर किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर नहीं हुए, तो उसके बाद लुईस पास्चर साहब ने कहा कि कोई भी डेड चीज़ इस दुनिया में लिविंग पैदा नहीं कर सकती, सिर्फ लिविंग ही लिविंग पैदा कर सकती है। इन्होंने अपनी बात को मज़ीद आगे कंटिन्यू करके बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म आए कहाँ से, माइक्रो ऑर्गेनिज़म एयर से आए। कैसे साबित किया इन्होंने ये बताया, एक कॉटन लिया, इस ट्यूब के ऊपर लगाया कि जब हवा आई तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ चिपक गए। इन्होंने कॉटन लिया, इस जगह पर कॉटन को रब किया, उसके बाद उसको न्यूट्रेंट के ऊपर रब किया, उसके अंदर से देखा उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो करने लग गए। सेकंड, उन्होंने यहाँ पर रब किया माइक्रो ऑर्गेनिज़म। जब इस तरह से उन्होंने ट्यूब ली तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस गिलास के ऊपर चिपक गए, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें कॉटन पे मिला। और लुईस पास्चर ने फाइनली ये साबित किया कि नन लिविंग लिविंग को पैदा नहीं कर सकते, ओनली लिविंग थिंग्स कैन reproduce the living organisms. Now students, chapter number 1 हमारे यहाँ पर complete होता है। Then inshallah will be meet again in chapter number 2. Thank you. Allah Hafiz.